जी स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला आज का आखिरी टॉपिक जिसको हमने पढ़ना है वो है व्हाट इज़ अ जीन। आर्चीबाल्ड गैरेड और विलियम बेटसन ने 1902 में मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ पेशेंट्स में डिस्कवर की और उनको मालूम हुआ कि कुछ जो डिजीज़ हैं वो मखसूस फैमिलीज़ में बार बार उनके इंडिविजुअल में सामने आ रही हैं। By examining several generations of these families, Garrett found that some of the diseases behave as if they were the product of simple recessive alleles. कुछ जो डिजीज़ थी, ज़ाहिरी बात है कि किसी फैमिली में अगर बार बार कुछ लोगों में वो आ रही हैं, इसका मतलब है कि सब में वो बीमारी नहीं है, लेकिन वो किसी एक जीन में छुपी हुई है वो बीमारी, और वो जीन जब सामने आ जाता है तो उस पेशेंट को बीमारी हो जाती है। इसका मतलब है कि वो रिसेसिव जीन है जो कि किसी किसी के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है और बीमारी पैदा कर देता है, क्योंकि अगर डोमिनेंट जीन होता तो सब फैमिली मेम्बर्स को वो बीमारी होती, जबकि जीन डोमिनेंट नहीं है, वो किसी किसी पेशेंट में वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है। इसका मतलब है कि वो जीन रिसेसिव है। तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और जीन्स की वजह से हो रहे हैं, एक तो ये कि वो रिसेसिव है और ये मेंडेलियन ट्रेड्स को जनाब ये फॉलो भी कर रहे हैं, और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो एक नस्ल में आगे से आगे मुंतकिल हो रही है ये उसके नतीजे में आ रहे हैं, और जब रिसेसिव कंडीशन में आते हैं तो ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। गैरेट ने इन्वेस्टिगेट की बहुत सारे डिटेल में मुख्तलिफ बीमारियों को जो कि जेनेटिक डिजीज़ थी। इसमें एल्केप्टोन्यूरिया था जिसमें पेशेंट जो है वो उनके यूरिन में होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो होता है। जब वो यूरिन पास आउट करते हैं तो जैसे ही उनका यूरिन उनके जिस्म से खारिज होता है, तो क्योंकि हवा हर जगह मौजूद है और हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो उनके यूरिन में मौजूद ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स होमोजेनिस्टिक एसिड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो इंसान नॉर्मल है, जिनको एल्केप्टोन्यूरिया की बीमारी नहीं है, उनकी बॉडी में भी होमोजेनिस्टिक एसिड यूरिन में शामिल होता है, लेकिन होमोजेनिस्टिक एसिड यूरिन के साथ खारिज होने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, अपनी असल जो स्ट्रक्चर है वो खो देता है, जिसकी वजह से जब इसको खारिज भी किया जाता है तो यूरिन का कलर नॉर्मल पेल येलो जो है वो नज़र आता है। सो विद कंसीडरेबल इंसाइट गैरेट कंक्लूडेड दैट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एल्केप्टोन्यूरिया लैक द एंजाइम नेसेसरी टू कैटेलाइज दिस ब्रेकडाउन। तो गैरेट को अच्छी तरह तहकीक करने के बाद ये बात मालूम हुई कि एंजाइम जो कि एक चाहिए होमोजेनिस्टिक एसिड को तोड़ने में ताकि ये यूरिन के जिस्म से खारिज ना हो, बल्कि पहले ही छोटा छोटा तकसीम दर तकसीम के अमल से मुख्तलिफ मखसूस छोटे कंपाउंड्स में तकसीम हो जाए तो डिज़ीज़ जो है वो नहीं होती। तो इसके बाद पता चला कि यकीनन जो जीन है वो मखसूस एंजाइम बनाने में नाकाम साबित हुआ है, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। इसके बाद गैरेट की जो फाइंडिंग है उसके बाद इसके बाद जो मज़ीद मालूमात आती चली गई क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के बारे में, तो पता चलता गया कि डीएनए जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स पैदा करते हैं जो कि प्रोटीन ही नेचर होती हैं, और एक्चुअली एंजाइम्स जो हैं ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि रिएक्शंस को कैटेलाइज करती हैं। अगर ये मौजूद नहीं होंगी तो वो रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगा। हर जो कंपाउंड हमारे जिस्म में बनता है वो किसी प्रिकर्सर कंपाउंड से बनता है, बाज़ दफ़ा बहुत सारे कंपाउंड्स में चेंज होता चला जाता है और अल्टीमेटली उस कंपाउंड में चेंज होता है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है एंजाइम्स की। तो 1941 में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो जेनेटिसिस्ट ने जो कि माहिर जीनियात थे, एक का नाम था जॉर्ज बीडल, दूसरे का नाम था एडवर्ड टॉटम, और इन्होंने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से मेंडेलियन म्यूटेशन जो हैं उनको क्रोमोसोम के ऊपर भी डिस्कस किया कि म्यूटेशन वो चेंजेस होते हैं जो जेनेटिक मटीरियल को नॉर्मल हालत से बदल देते हैं, उसमें चेंजेस ले आते हैं, जिसकी वजह से जीन जो कि मखसूस प्रोटीन पैदा कर होता है वो प्रोटीन नॉर्मल वे में पैदा नहीं होती, अब नॉर्मल प्रोटीन होती है और वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके नतीजे में म्यूटेशन के नतीजे में जानदारों को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। कुछ जो म्यूटेशंस होती हैं वो दरगुजर करने वाली होती हैं, ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उन म्यूटेशंस की जो कि चेंज ले आती हैं और मोस्टली वो चेंज हार्मफुल होता है या बीमारी पैदा कर देता है एक जानदार के जिस्म में। तो बीडल और टॉटम ने एक्चुअली किया क्या था, इन्होंने जनाब न्यूरोस्पोरा जो कि एक फंगस है उसको लिया और उसके जो स्पोर्स हैं उनको एक्सरे से एक्सपोज कर दिया। ये देखिए एक्सरेज के साथ उन्होंने एक्सपोज किया, तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो डीएनए है उसके ऊपर हम जब स्पोर के ऊपर जब हम
एक्सरेज जो है वो फेंक रहे हैं, तो उससे जो डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ जो एक्सपीरियंस हम करेंगे कि जो चेंज आएगा और डैमेजिंग इफ़ेक्ट होगा। तो पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कोड कर रहा है जीन का, कौन सा हिस्सा नॉन कोडिंग रीजन है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और डीएनए को उससे क्या नुकसान होता है और क्या ये उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो डीएनए चेंज ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस एंड द ऑर्गेनिज्म दैट हैव अंडरगोन सच चेंजेस आर कॉल्ड एज म्यूटेंट्स। तो ऐसे ज़राए जिसकी वजह से डीएनए अपनी असल साख्त खो दे और उसमें कहीं तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, तो उस तब्दीली को कहते हैं म्यूटेशन। जिन जानदारों के जिस्म में म्यूटेशन होती है उनको कहते हैं म्यूटेंट्स, और वो ज़राए, वो ज़रिए जो कि डीएनए में चेंज का बाइस बनते हैं उनको कहते हैं म्यूटेजेंस। तो ये 3 डेफिनेशन है जो आपने कभी भी भूलनी नहीं है। हमने 3 डेफिनेशन देखी, म्यूटेशन, म्यूटेंट्स एंड म्यूटेजेंस। अब इनिशियली इन्होंने क्या किया, इन स्पोर्स को डीएनए के जो कि एक्सरे से एक्सपोज किए थे, अब इनको मीडियम प्रोवाइड किया और इनको ग्रो कराना शुरू कर दिया ताकि इनसे आने वाली जो नस्ल है उसमें तब्दीली देखी जाए और उसको पेरेंट्स से भी कंपेयर किया जाए। तो ये जो स्पोर्स थे ये मखसूस डिफाइंड मीडियम में ग्रो कराए जा रहे थे, जहाँ पर तमाम न्यूट्रिएंट जो हैं वो दिए जाते हैं जिस पर ये जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, सो दैट एनी ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इरेडिएशन वुड केप्ट अलाइव। अब इन मीडियम्स को तरीके से तैयार किया जाता है और देखा यह जाता है कि जो भी न्यूरोस्पोरा को ग्रोथ करने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनमें से किसकी कमी है जो नहीं सिंथेसाइज हो पा रही, जिसकी वजह से क्या ये ज़िंदा भी रह पा रहा है या नहीं। हम इंसान जो हैं और जो जानवर है हमारे जैसे, ये अपनी सारी की सारी न्यूट्रिएंट जो हैं उनको खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं। हमारे जिस्म में ग्लूकोज नहीं बनती, बल्कि हम खुराक के थ्रू जो है अल्टीमेटली ग्लूकोज हमारे जिस्म में आती है और उस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी बनाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पौधे वगैरह हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं और उसके अलावा और दीगर बहुत सारे कंपाउंड्स नेचुरली इनके जिस्म में सिंथेसाइज होते हैं जो कि इनको ज़िंदा रखने के लिए दरकार होती हैं। सो टू डिटर्मिन वेदर एनी ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द इरेडिएटेड स्पोर्स हैड म्यूटेशंस कॉजिंग मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी। अब हमारा पहला सवाल ये था कि ये जो स्पोर्स हैं हमने इनके ऊपर एक्सरेज जो है वो फेंकी हैं। ऐसे स्पोर्स, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एक्सरेज फेंकी जाएँ उसको इरेडिएटेड कहते हैं। तो ये जो इरेडिएटेड स्पोर थे, क्या ये नई नस्ल पैदा कर सकते थे? क्या ये सही से ग्रो कर सकते थे? क्या इनमें कोई ऐसी कमी तो नहीं आ गई? क्या इनका डीएनए इतना डैमेज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये अपने मेटाबॉलिज्म को, जो कि सेल के अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं, उनको जो है डिस्टर्बेंस उसमें हो रही है। तो बीडल और टॉटम ने इनको पहले ग्रो कराया और फिर इनके सब कल्चर बनाए। सब कल्चर कहते हैं कि ओरिजिनल जिस ऑर्गेनिज्म पे आप काम कर रहे होते हैं पहले आप उसको ग्रो कराते हैं, फिर उसके रिप्रोडक्शन के बाद उससे जो हासिल होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको भी आगे से अगले मीडियम पे ग्रो कराते हैं ताकि आप मुसलसल इनसे आने वाले ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स को अच्छे तरीके से देख सकें। सो बीडल और टॉटम ने इस जो फंगस है इसका अच्छे तरीके से सब कल्चर्स बनाना शुरू कर दिए और अब की बार उसको मिनिमल मीडियम दिया। मिनिमल मीडियम वो मीडियम होता है जो शुगर, अमोनिया और सॉल्ट्स और कुछ वाइटामिन और वाटर रखता है। सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मेक अदर कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ वुड नॉट सर्वाइव ऑन सच अ मीडियम। मिनिमल मीडियम को मिनिमल मीडियम कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमने हर इंपॉर्टेंट वाइटामिन, हर कंपाउंड नहीं दिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब होगा क्या, डीएनए जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ वहाँ जो भी करैक्टर, जो भी चीज़ की सिंथेसिस होने के लिए जीन था वो करैक्टर अब काम नहीं कर सकेगा और मिनिमल मीडियम पे ये सरवाइव भी नहीं कर सकेगा। इस तरह से इस अप्रोच के नतीजे में बीडल और टॉटम इस काबिल हुए कि इनको ग्रोथ डेफिशिएंट जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं उनका पता चल गया। अब हम म्यूटेंट्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके डीएनए में चेंज आ गया था, तो ये अमल हो गया म्यूटेशन का। और म्यूटेंट्स हम आप इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि म्यूटेशन से डीएनए में चेंज आ गया है तो इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग डीएनए की नहीं हो पा रही है। और हम अब इनको ग्रोथ डेफिशिएंट भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल जो न्यूरोस्पोरा है वो अपने ग्रोथ मीडियम में जो चीज़ें उसको नहीं मिलती उसको अपने सेल में सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन ये जो न्यूरोस्पोरा है जगह जगह डीएनए डैमेज होने की वजह से अब इस काबिल नहीं रहे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकें, बना सकें अपने सेल के अंदर खुद, जो इनको मीडियम से नहीं मिल रही। इसलिए इनको हम कहेंगे ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स।
तो मिनिमल मीडियम में हम कभी किसी कंपाउंड को मिस कर देंगे, कभी किसी कंपाउंड को मिस कर देंगे। ढेर सारे हम टेस्ट ट्यूब्स में मिनिमल मीडियम को तैयार करके इनको ग्रो कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस न्यूरोस्पोरा में किस चीज़ की कमी है। अब इस तजर्बे को मैं अगले आने वाले लेक्चर में आपको बाकी का जो फिनोमेनन है वो एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको पता चले पिक्चर के साथ कि उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था और फिर इसको रिज़ल्ट क्या निकला।